कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। आज हम लोग करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का, आपके वर्ग 10 का जो क्लास 10th है। क्लास 10th का हम लोग आज जो है अर्थव्यवस्था का जो आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाला है। ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज खात्मा करेंगे, जो किताब में पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। आपको मैं दिखा दूंगा कि पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो होता है वो कैसा होता है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसका सब्जेक्टिव भी दे दूंगा। मैंने सारा चीज़ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया हुआ। ठीक है, आप जा कर के एक एक वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब 80 में 80 भी आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं। एक पार्ट देखिएगा, एक पार्ट का नाम क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था और इसका विकास कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सही विकल्प चुनना होता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है वो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका जो भारत है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, कब होता बताइए? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अगला है, देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, क्वेश्चन समझिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित कहलाता है। वह देश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा, देखिएगा, पिछड़ा राज्य में बिहार आता है। ठीक है ना, तो आप जो है केरल हो गया, पंजाब हो गया, तो पीछे इसका इसका सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, चलिए अगला जो है भरने वाला है, और भरने वाला को देखिएगा आराम से आप लोग बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए ये जो भरने वाला है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक डॉट डॉट था। तो भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? उपनिवेश था। अब क्या था जी? उपनिवेश था। लिख लीजिएगा, उपनिवेश था। क्या था जी? उपनिवेश था। ठीक है, चलिए एक नंबर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया जी? तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। क्या किया जी? शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या? शोषण किया। तो ये उत्तर हो गया। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की, अर्थव्यवस्था जो होता है, अर्थव्यवस्था अर्जन की क्या होता है? आजीविका अर्जन की प्रणाली होती है, प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें प्रणाली भर लीजिएगा। चलिए अब ये हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र जो औद्योगिक होता है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं जी? औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, और द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब आते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिएगा, अगला है 5 नंबर। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है? तो यहाँ लिखिएगा परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है जी? परिवर्तन, परिवर्तन लिख लीजिएगा, परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है ना, एक बार फिर से मिला लीजिए। भारत अंग्रेज शासन का एक उपनिवेश था।
दूसरा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। चौथा है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और पांचवा है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला जो देखेंगे लास्ट में जो 6 नंबर है उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर क्या होगा? भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय है डॉडट को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। नियोजन लिख लीजिए, नियोजन को दिया जाता है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10 का जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका काम नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो आपको ऑनलाइन में पढ़ना पड़ता है। तो आपके लिए भी यह है, ठीक है ना। और जो 2024 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो है ही, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7 नंबर भरने वाला। 7 नंबर कहता है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डॉडट को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो देखिएगा, आर्थिक विकास माप करने के लिए सबसे जो उचित सूचकांक माना जाता है वो क्या है? वो होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है जी? प्रति व्यक्ति आय। तो आप यहाँ पर भरेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भर देंगे, प्रति व्यक्ति आय भरेंगे, प्रति व्यक्ति आय भरेंगे। समझ में आ गया ना। यानी कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डॉडट को सबसे उचित सूचकांक, तो प्रति व्यक्ति आय को जो है सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, संसाधन के मामला में बिहार जो है क्या है? धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? बिहार की जो स्थिति है वो कैसी है? तो संसाधन यानी जो साधन है, साधन के मामला में धनी होते हुए भी बिहार की जो स्थिति है वो दयनीय है। अभी कैसी है जी? दयनीय है। बिहार की स्थिति कैसी है? तो दयनीय है। बिहार की स्थिति कैसी है जी? तो दयनीय है। ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, आराम से देखिए। 9 नंबर है बिहार में डॉडट ही जीवन का आधार है। तो बिहार में क्या है? बिहार में कृषि है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। बिहार के विकास में डॉडट का एक बहुत बड़ा बाधक है। क्या है बताइए? बाढ़। देखिए बिहार में बाढ़ जो है आते रहता है, उत्तरी बिहार में खास करके, और आता है तो सब कुछ उड़ा पुड़ा लेकर के चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बाधा है बिहार के विकास में। बाढ़ जो है, बिहार के विकास में बाढ़ जो है बहुत बड़ी क्या है? बाधा है। ठीक है। अब हम लोग अध्याय दूसरे में चलेंगे और अध्याय दूसरा में देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो स्टेट और इंटरनेशनल जिसको कहते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार की आय। तो उनके इनकम को हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसको देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। चलिए उसके पहले हम लोग कुछ सारांश है, महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है तो वो बिहार है। सबसे गैल गुजरल बोलेंगे ना जी, अपना ही बिहार है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर कोई बना तो बिहार बना। ये देखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये पूछेगा CSO का फुल फॉर्म पूछेगा। तो ये देखिए CDP 2000 इतना में लागू हुआ था, नकारात्मक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अब देखते हैं आगे कोई है कि नहीं पढ़ने वाला आपके लिए। आपका तो सभी है और ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें कोई खास है नहीं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 पार्ट का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखिएगा। पहला विकल्प क्या कहता है? पहला विकल्प क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ये देखिए, पहला कहता है कि 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसतन जो प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बताइए। जो प्रति व्यक्ति आय था उसको बताना है। भारत की जो 2008-9 की जो प्रक्रिया है उसमें आपको था 25,494 रुपया, 25,494 रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25,494 रुपये। ठीक है ना, 25,494 रुपया। अगला भी टिक लगा हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से। और भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है, जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है
1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष मनाया जाता है भारत में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए बिहार का सबसे कम है, बिहार का क्या है, बिहार का जो है सबसे कम है, बिहार का क्या है जी, सबसे कम है, बिहार का सबसे कम है। और ज्यादा कहेगा ना तो गोवा मारिएगा, बिहार मारिएगा सबसे कम और गोवा मारिएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बिहार होगा सबसे कम, गोवा होगा सबसे ज्यादा। अब आगे देखिएगा, बिहार के किस जिले का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है? तो पटना का। किसका जी? पटना का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना का। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, वैज्ञानिक है कि सहज है? तो ध्यान रखिएगा, सहज भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस सब के सब क्या है, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भरने वाला है तो भरने वाला भरा दिया, देखिएगा पहला में आपको क्या भरना है, किताब में आंसर दिया हुआ है, बिहार की 31.41, हाँ 41 और लिखिएगा, 41 लिखिएगा, 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जो है बसर करती है, अपना गुजर बसर करती है। ठीक है, अगला है उत्पादन आय एवं व्यय, उत्पादन आय एवं व्यय एक क्या है, चक्रीय समूह का निर्माण करता है। अगला जो है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास होता है, विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2008-9 में बिहार के कुल घरेलू उत्पाद जो था वह कितना प्रतिशत था? तो 11.0% था, 11.0% था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ फुल फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से याद करने हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला जो है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये आपको एक बार फिर से समझना होगा, ये आपका फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। आपको जो है कहेगा कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर हिंदी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको परीक्षा में बताने होंगे। ठीक है, इसमें का जितना भी फुल फॉर्म दिया हुआ आपका किताब में सब मैंने एक जगह कर दिया है, आप इसको केवल याद करने का प्रयास करें। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए अगला है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे जी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अगला है एनएनपी, एनपीपी, एन माने नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला है एनआई, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एनआई को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए ये आज देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे, देखिए ध्यान से, ईडीआई, इनकम डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक विकास जो होता है वह ईडीआई होता है, ईडीआई इन इकोनॉमिक होता है ना, इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है उसको देखिएगा ध्यान से, एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगला है सीपीएम, सब किताब में दिया हुआ है, सीपीएम सीनियर्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन गणना विधि, सीआईएम सीनियर्स ऑफ इनकम मेथड। ठीक है ना, आय गणना विधि होगा। फिर आईबी का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ बिहार, आईबी का मतलब क्या होता है जी, इनकम ऑफ बिहार, बिहार की आय क्या है। डीईएस यानी कि डायरेक्टरेट ना जी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक ना, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है।
WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। WDR फुल फॉर्म पूछेगा कि WDR का फुल फॉर्म बताइए, तो आप यही बताएंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप इसको भी देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहना है कि भारत देश है और इसमें कैसा मुद्रा चलता है, कैसा, तो भारत में आपको जो है रुपया चलता है, पाकिस्तान में आपको रुपया चलता है, और फिर जो है नेपाल में भी आपका रुपया चलता है। याद रखिएगा, भारत में पाकिस्तान में और नेपाल में, ये 3 जगह क्या चलता है जी, यहाँ 3 जगह जो है रुपया चलता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। ये तो हो गया आपका भारत का, नेपाल का, और ये हो गया भारत का, पाकिस्तान का और नेपाल का, यहाँ रुपया चलता है। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश में जो है आपको टाका चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है, टाका। बांग्लादेश की जो पैसा होता है उसको टाका कहते हैं। ठीक है ना, और अमेरिका डॉलर में चलता है। अमेरिका किस में चलता है जी, अमेरिका जो है डॉलर में चलता है, और इंग्लैंड जो है पाउंड में चलता है। इंग्लैंड किस में चलता है, पाउंड में चलता है। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान और नेपाल ये जो है रुपया चलाता है। ठीक है ना, ये जो रुपया चलाता है, लेकिन बांग्लादेश डाका चलाता है, और अमेरिका डॉलर चलाता है, और इंग्लैंड जो है पाउंड चलाता है। ठीक है, याद रहेगा, 1 नंबर यहाँ से भी पूछने की संभावना है बाबू, इसीलिए इसको हम आपको बता रहे हैं। अगला है रूस जो है रूबल चलाता है। रूस से रूबल यानी कि रूस का जो है रूबल पैसा है। सिंगापुर का डॉलर है और अमेरिका का भी डॉलर है। याद रखिएगा, सिंगापुर और अमेरिका का क्या है, डॉलर है। ठीक है, अफगानिस्तान का अफगानी होगा। अफगानिस्तान का पैसा का नाम क्या है, अफगानी है। ईरान का पैसा का नाम है रियाल है, और यहाँ सऊदी भी रियाल चलता है। इराक का जो दिनार है। स्वीडन का क्रोना है, पैसा का नाम है, ठीक, क्रोना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, मुद्रा का ये हो गया आपका 12 जो देश था, और 12 का एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। भारत रुपया चलता है, पाकिस्तान रुपया चलता है, बांग्लादेश टाका चलता है, नेपाल रुपया चलता है, अमेरिका डॉलर चलता है। ठीक है, अमेरिका क्या चलता है जी, डॉलर चलता है, डॉलर। चलिए, रूस रूबल चलता है, इंग्लैंड पाउंड चलता है, अमेरिका डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर चलता है, अफगानिस्तान अफगानी चलाता है। ठीक है, और ये देखिए ईरान जो है रियाल चलाता है, इराक जो है दिनार चलाता है, और स्वीडन क्या कराता है, स्वीडन जो है कोरोना चलाता है। इस पैसा का नाम है, जब स्वीडन में आप जाइएगा तो आपको कोरोना, जैसे हम लोग पैसा चलाते हैं ना रुपया, तो उसी तरह से उन लोग का भी पैसा अपना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाएगा, को कहते हैं। मतलब कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया गया है जी, बिना पैसा का काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मुद्रा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, मुद्रा। क्या लिखेंगे, मुद्रा। क्या लिखेंगे, मुद्रा। पहला, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया गया है, तो मुद्रा को दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, दूसरा पहले देखेंगे। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हो सकती है, तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। क्या है जी, जीवन शक्ति लिख लीजिएगा, जीवन शक्ति। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, जीवन शक्ति लिखिएगा। फिर अगला है 3 नंबर, मुद्रा के विकास में, अरे यार इधर किधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। हाँ, देखिएगा ध्यान से, मुद्रा के विकास का जो इतिहास है, मुद्रा के विकास का जो इतिहास है, मानव सभ्यता के विकास का क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है, तो मानव सभ्यता के विकास का वो क्या है जी, तो इतिहास है। क्या लिखेगा यहाँ पे, इतिहास है। अरे भैया काहे भाग रहे हो तुम, डिस्प्ले कहाँ कहाँ भाग जा रहा है, चला। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ये पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, देखते हैं, चला डिस्प्ले कहाँ कहाँ चला जा रहा है। चलो, मुद्रा के विकास का जो इतिहास है, मुद्रा के विकास का जो इतिहास है, मानव सभ्यता के विकास का क्या है, मानव सभ्यता के विकास के भी इतिहास है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्लाइड अप कर दिए। और ये देखिएगा, ये जो है भरने वाला है 4 नंबर। तो 4 नंबर कैसे भरना है देखिएगा ध्यान से। कहता है कि एक वस्तु के बदले
दूसरे वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो वस्तु विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय लिख लीजिए, विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि 1 किलो चावल के बदले आप 1 किलो हमको आटा दे दीजिए, पैसा मत दीजिए, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो मुद्रा का आविष्कार मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। क्या है जी? उपलब्धि है। इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए, उपलब्धि है। क्या है जी? उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, मुद्रा। देखिएगा 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर है कि मुद्रा विनिमय, ये वाले काहे भाग रहे हो भैया? चलो इधर आओ, डिजिटल बोर्ड हो क्या? चलो इधर देखो। हाँ, मुद्रा विनिमय का डॉट डॉट है। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो देखिए मुद्रा जो है विनिमय का आदान प्रदान करने का माध्यम है। क्या है जी? माध्यम है। याद रखिएगा, माध्यम है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि 6 नंबर में मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। ठीक है, मुद्रा विनिमय का क्या है? तो माध्यम है। साथ में देखते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का जो कार्य है वो क्या हो गया है? सरल हो गया है। क्या हो गया है जी? सरल भरेंगे अब, सरल, सरल भर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा एक अच्छा क्या है? मुद्रा क्या है जी? तो मुद्रा एक अच्छा, यही। अरे यार तुम काहे भाग रहे हो? बांधना पड़ेगा तुमको। चलो, मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो देखिए मुद्रा एक अच्छा आपका सेवा कर रहा है ना, मुद्रा से आपकी सेवा हो रही है, तो मुद्रा एक अच्छा क्या है जी? तो सेवक है। यहाँ पर लिखिएगा सेवक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा? सेवक। अगला है 9 नंबर। अरे भैया, अब देखिए मुद्रा जो है मुद्रा एक अच्छा क्या है जी? तो सेवक हो गया, एक माध्यम हो गया ना जी, सेवक होगा। अब अगला 9 नंबर के, आय तथा उपभोग का अंतर। आय और उपभोग का जो अंतर होता है वो बचत कहलाता है। जितना आप कमाए हैं और कितना खाए हैं, वो जो बचेगा वही ना बचत होगा जी। अगला 10 नंबर, साख का मुख्य आधार क्या होता है? तो साख का मुख्य आधार होता है कि आप जो है विश्वास कीजिए। क्या हो कीजिए जी? आप विश्वास कीजिए। तो साख का मुख्य काम क्या है? विश्वास कराना। थोड़ी सी ये हम आपके लिए कट करके रखे हैं कि राज्य स्तरीय और वित्तीय संस्था जो होती है वो बांटा जाता है दो में। एक होता है गैर संस्थागत और एक होता है संस्थागत। तो गैर संस्थागत में कौन कौन आते हैं? देखिएगा, महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार, ये जो है गैर में आते हैं। लेकिन संस्थागत कौन होता है? सहकारी बैंक हो गया, प्राथमिक सहकारी बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, व्यवसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय बैंक हो गया। तो ये जो सारे हैं वो संस्थागत होते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है गैर संस्थागत होते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन बताइए। गैर संस्थागत में पूछा, अभी आपको जस्ट हम उधर दिखाए। तो इसमें महाजन है, इसमें क्या होगा जी? पहले जो है महाजन होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन संस्थागत वित्त का जो है क्या है? संस्थागत है। सेठ, साहूकार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक। इसका उत्तर क्या होगा जी? इसका उत्तर होगा व्यवसायिक बैंक। इसका उत्तर होगा व्यवसायिक बैंक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो सहकारी बैंकों की संख्या बाबू 25 है। कितना है जी? 25 है। याद रखिएगा 25 है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अब हम लोग कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था होती है वो कौन है? तो वो भूमि विकास बैंक है। क्या है जी? भूमि विकास बैंक है। याद रखिएगा कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था होती है वह कौन होती है? तो भूमि विकास बैंक होता है। आगे देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया आपको शायद याद ही है कि भारत की वित्तीय राजधानी, जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है, किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी आपको याद होना चाहिए कि वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सहकारिता प्रांतीय सरकार का जो हस्तांतरण हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है,
कब बनी थी बताइए। सहकारिता प्रांतीय ध्यान दीजिए, सहकारिता प्रांतीय सरकार का सरकारों का जो हस्तांतरित किया गया था वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था जी? 1919 में किया गया था। आप चिंता मत कीजिए, आपके पूरे सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव रेडी है। आप उसको जो है अभी आप मैंने सब कुछ बन करके तैयार हो गया है, आप कहिएगा तो आप जल्द उसको हम ला देंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्र जो है कितने हैं? देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। ग्रामीण बैंक पूछ रहा है। अभी तो बहुत है, लेकिन किताब के अनुसार देखा जाएगा तो 196 अभी है। कितना है जी? 196 है, 196 है, 196 है। कितना है? 196 है। और सहकारिता प्रांतीय सरकार का जो हस्तांतरण हुआ था 1919। आगे देखते हैं, व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया है जी? तो 1969 में। कहाँ किया जाएगा? 1969 में किया गया है व्यावसायिक बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भरने वाला होगा तो भरेंगे, हाँ भरने वाला तो है, भरिए। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति। साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो कौन संस्था करती है? तो वो जो है वित्तीय संस्था करती है। कौन संस्था करती है जी? तो वित्तीय संस्था करती है। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की जो प्रतिशत मात्रा, ऋण की जो प्रतिशत मात्रा है वह कितना है? ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की जो प्रतिशत मात्रा है वह 30% है। कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त? 30% है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला जो भरने वाला है 3 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को डॉट प्रदान किया जाता है, डॉट ऋण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान, अल्पकालीन, यहाँ पर क्या भरिएगा जी? अल्पकालीन, अल्पकालीन भर लीजिए, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। समझ में आया? अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी जी? 1935 में। कब हुई थी? 1935। आप यहाँ पर लिखेंगे 1935। ठीक है, चलिए अगला है कि वित्तीय संस्था किस भी देश का क्या करती है? वित्तीय जो संस्था होती है, वित्तीय संस्था होती है किसी भी देश का हो, वह मेरुदंड के समान होती है। मेरुदंड, ठीक है ना, मेरुदंड के समान होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन कहता है कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने होते हैं जी? 15 से 20। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 15 से 20 लगभग उसमें जो है सदस्य की संख्या होती है। HGS हेल्प सेल्फ ग्रुप जिसको बोलते हैं, हेल्प सेल्फ ग्रुप इसका नाम है जी। बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय डॉट लेते हैं। हेल्प सेल्फ ग्रुप में जो बचत होता है तो उसको कौन संभालता है? तो जो समूह के सदस्य होते हैं, यहाँ लिखिएगा निर्णय कौन लेता है? तो समूह के सदस्य, जो समूह के सदस्य होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बाबू? अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्यावसायिक बैंक डॉलर प्रकार की राशि को स्वीकार करता है। जो व्यावसायिक बैंक होता है वह जो है, व्यावसायिक बैंक जो होता है वह 4 प्रकार के राशि को स्वीकार करता है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जी? तो 4 प्रकार के राशि को स्वीकार करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त योजना के डॉलर के द्वारा पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध है। देखिए सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा डॉलर पैमाने पर, छोटे पैमाने पर लिखिए, यहाँ पे छोटे या लघु लिखिए, छोटे पैमाने पर या फिर लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, चलते हैं हम अगले पार्ट में।
अगले पार्ट से पहले आपका ये जो छोटा सा जो दिमाग वाला खेल है बीमारू, उसको देखेंगे कि बीमारू क्या होता है। देखिएगा, बीमारू कुछ होता नहीं है, एक विकास के तौर पे इस नाम को रखा गया है कि ये बहुत बढ़िया राज्य नहीं है। तो बी आई से होता है बिहार, एम ए से होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, उधर ध्यान कहाँ दे रहे हैं जी। बिहार होता है बी आई से, एम ए से होता है मध्य प्रदेश, आर से होता है राजस्थान और यू से होता है उड़ीसा। तो ये चार राज्य हैं जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं। बी आई से होता है बिहार, एम ए से होता है मध्य प्रदेश, आर से होता है राजस्थान और यू से होता है उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों के चारों आपका, ये चारों के चारों आपके बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो कहता है कि आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा तीसरा जो क्षेत्र होता है, पहला क्षेत्र कृषि था, दूसरा क्षेत्र क्या था जी, दूसरा जो क्षेत्र था वो आपका औद्योगिक था, और अभी मिला आपका तीसरा क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र मिला। क्या मिला जी, नहीं नहीं, पहला था ना कृषि क्षेत्र, तो अब तीसरा जो होगा उसका नाम होगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा, सेवा क्षेत्र। पहला होगा, पहला क्या होगा जी, कृषि क्षेत्र, दूसरा क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र। पहला, ये पहला है, फर्स्ट में है, ये पहला है, औद्योगिक क्षेत्र दूसरा है, और सेवा क्षेत्र क्या है, तीसरा है। सेवा क्षेत्र क्या है, तीसरा है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो 5 है। कितने हैं जी, 5। ठीक है, आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दिया कि बीमारू राज्य नहीं है। देखिएगा, बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान ना जी, और यू से उड़ीसा। ये तो आपका 3 गो बीमारू राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, और कर्नाटक। कर्नाटक इसका बीमारू राज्य नहीं होगा। बी आई से होता है बिहार, एम ए से होता है मध्य प्रदेश, आर से होता है राजस्थान और यू से होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश कहला, उत्तर प्रदेश नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा, यू यू यू। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला देखिए, बी आई से बीमार माने बीमारू राज्य, तो बिहार हो जाएगा, ये जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ये राजस्थान हो जाएगा। उधर गलती नहीं होना चाहिए, गलती हुए तो स्वीकार करते हैं, गलती ये नहीं होना चाहिए, ये सही है। ठीक है ना, बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। गलती हमसे भी हो सकता है बाबू। ठीक है, चलिए ये वाला आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आर्थिक विकास का तीसरा, सेवा क्षेत्र, पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है ना, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने थे जी, 5। ठीक है, बीमारू राज्य हो गया था आपका उड़ीसा, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गैर सेवा है, इसका भी एक अलग से काटे थे कि सेवा गैर सरकारी है, और सेवा गैर सरकारी है तो देख लीजिए, उसका उत्तर आप देख करके बता सकते हैं। देखिएगा, विद्युत नहीं नहीं, हाँ, वित्तीय सेवा भारत सरकार, मॉल सेवा, रेल सेवा चलाती ही है, सैन्य सेवा चलाती है, लेकिन मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी है, प्राइवेट सेक्टर है, तो मॉल सेवा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर इसकी चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और विद्युत भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनमें से सभी, इसका मतलब कि तीनों के तीनों क्या है, सब के सब उत्तर सही हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये देखिएगा, इस बात को याद रखना है, इसको हम थोड़ा सा आपके लेवल के कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां पर आधारित, इसी ही हम लोग LPG नीति कहते हैं, LPG, LPG। ठीक है ना, आगे है उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि की अर्थव्यवस्था से मुक्त करवाना। और निजीकरण का उसी तरह से अर्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण होता है, और हम लोग पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग फटाफट क्लियर करेंगे ताकि हम लोगों का जो टेंशन को ख़त्म किया जाए। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नई आर्थिक नीति में वो भी जो अभी जो हम लोग पढ़े, लिख लीजिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण
निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जब सब के सब क्या है, नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब है के सब उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं आपकी किताब के अनुसार 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? 5 होना चाहिए। तो आले की परीक्षा में एक बार टेस्ट हम लोग लिए थे, उसमें 4 दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं 5। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है कहता है कि इसमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिएगा, कोको कोला ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स ये भी है, और सैमसंग भी है, और कोको कोला है, यानी कि सब के सब क्या है, सही उत्तर है। सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। देखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्वीकरण के आम लोगों पर कुछ अनुकूल। देखिए ना जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा? विदेशी पूंजी विनियोग जो भी है, तो इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है और सही उत्तर आपको बताना है। तो लिखिएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ लिख लीजिए, उसी में वैश्वीकरण का अर्थ लिख लीजिए। लिखिएगा, व्यापार पूंजी, व्यापार पूंजी ना, व्यापार पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था का विश्व, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, वैश्वीकरण का ये अर्थ हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप, पार्ले समूह के कौन थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय ने क्या किया, खरीद लिया। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया जी? तो कोको कोला ने। किसने खरीदा जी? कोको कोला ने खरीद लिया। ठीक है, अब आगे जो है उभरने वाला है, तो हम लोग उसको अच्छे से भरेंगे। देखिएगा, पहला भरने वाले में क्या भरना है, कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का डॉलर के साथ समन्वय। तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व का न जी, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर विश्व। क्या लिखेंगे यहाँ पे? विश्व, विश्व लिखेंगे। आगे जो है व्यापार पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताइए, वो क्या कहलाता है जी? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। आगे है 3 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या करती है जी? क्या करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपना जो मुख्य भूमिका निभा रही होगी, तो यहाँ पर लिखिएगा मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या लिखना जाएगा कि मुख्य भूमिका निभाती है कि जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, तो वैश्वीकरण को बढ़ावा ही देता है, तो आप वहाँ पर विश्व के नीचे वैश्वीकरण लिख लीजिएगा। लेकिन 3 नंबर हमको क्या कह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य होती है, तो यहाँ पर मुख्य भर लीजिएगा। चौथा में क्या भरना है देखिएगा ध्यान से कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजार को, जो विदेशी व्यापार होते हैं वो देशों के बाजारों को, मैंने पूरे देश के बाजारों को क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कनेक्शन हो जाए, वो जो है जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं WTO का, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ चुका है कि WTO क्या होता है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, WTO विश्व व्यापार संगठन जिस तरह होता है ना, तो उसी तरह से इसको भी रखा गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 कब हुई थी? 1995 में, 1995 में हुई थी WTO की स्थापना, 1995 में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी और विश्व व्यापार संगठन आपको तो याद ही है। चलिए आगे चलिए अब लास्ट ही चैप्टर है, देखिएगा ध्यान से। कहता क्या है कि भारत, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। भारत उपभोक्ता संरक्षण की जो क्या है जी,
उपभोक्ता नियम जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो लिखिएगा 1986। और गंगा सफाई योजना भी 1986 में हुआ था, तो इस बात को आप याद रखिएगा, गंगा सफाई योजना। और ये भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1000 और ये आपका 100 है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। जब जब सोना चांदी की बात आएगी तो उसको SI मार्क नहीं, हॉलमार्क का होता है। हॉलमार्क, कभी भी आपको जब गहना की बात आएगा तो इसका हॉलमार्क का देखिए कर ही खरीदिएगा, तो ऑप्शन नंबर ख आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये 20 रुपये वाला बात है, बहुत पुरानी बात है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का 20 लाख से अधिक हो या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता का शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु का सेवा 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से क्या है, कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। किसको करेगा जी, जिला फ्रेम करेगा कि क्या करेगा बताइए। मैंने कहने का मतलब है कि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा जो है 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से क्या है जी, अधिक है, और 1 करोड़ से क्या है, कम है, तो क्या होगा उसका उत्तर बताइए। 5 का क्या होगा उत्तर, देखिएगा। जब तो राज्य आयोग कुछ नहीं कर पाएगा, जिला फ्रेम कुछ नहीं कर पाएगा। यदि किसी वस्तु का सेवा 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता क्या करेगा जी, उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगा। तो 5 का क्या हो जाएगा बताइए, 5 का होगा ऑप्शन नंबर A की B की C की D, आयोग होगा, क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का 20 लाख से अधिक हो जाए, 1 करोड़ से कम हो जाए, तो उपभोक्ता शिकायत किसको करेगा, राष्ट्रीय को। 5 का जिला फ्रेम कर सकता है, नहीं मैंने इसका सही उत्तर ढूंढना है ना जब को। चलिए देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। उपभोक्ता किसको शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग को शिकायत करेगा। लिख लीजिए, राज्य आयोग को शिकायत करेगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 6 में, उपर्युक्त द्वारा ये शिकायत करने के लिए 6 में क्या कहता है कि उपर्युक्त द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। आवेदन शुल्क पूछ रहा है, 6 नंबर में आवेदन शुल्क पूछ रहा है कि इसका आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इसका आवेदन शुल्क जो है इनमें से कोई नहीं लगता है, 10-20 नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं लास्ट में कितना लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सही और गलत का निशान लगाना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है, पहला जो भी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कोपरा कहा गया, ये सही है। आपको दिखा देंगे ये बात क्या है, सही है। उसके बाद हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। आप कलेक्टर भी बनोगे ना तो भी शिक्षक में जो मजा है ना वो कहीं पे। 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद में भी बड़े बड़े लोग भी आके आपके पैर छूते हैं।